बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 46, अप्रैल 8, वेडनेसडे। आज सबसे पहले तो हम बात कर ले हमारे एक छोटे से माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। वंस अगेन एक मिस्टेक जो शुरू सेमेस्टर से चलती आ रही है कि कल हमने ये पढ़ा था, कल हमने वो पढ़ा था। आप लोग जब यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं तो आप लोग का स्टाइल, आप लोग का अंदाज ये होना चाहिए गोया कि अपनी क्लास को कंडक्ट करा रहे हैं। उसके बगैर आप लोग के इस माइक्रो टीचिंग सेशन का कोई फायदा नहीं है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, सर फॉर एग्जांपल अहमद हुसैन आपसे प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं, तो क्या आप आके ये कहते हैं सर ने हमें ये पढ़ाया था, कल हमने ये देखा था, रात को मैंने बुक खोल के देखी थी, ऐसा आता है? आप इस तरह से आके प्रेजेंटेशन देते जैसे आपका अपनी क्लास या अपना लेक्चर हो। यहाँ पे जब आपको मैक्रो टीचिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो यहाँ पे भी आपका यही अंदाज होना चाहिए। इसके अलावा जो ना आप लोगों ने कोई सवाल पूछा ना उन्होंने कोई आप लोग से सवाल के लिए कुछ बात की, और बहरहाल काफी सारी गलतियां थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स काफी थी। मेरे ख्याल में जेबा को एक दूसरा मौका मिला है, वंस अगेन वही सारी मिस्टेक्स हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग को शायद ये लग रहा होता है कि जस्ट एक दफा हो गई, जैसे जैसे जान छुड़ा ली, अपने अंदर किसी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की। देखो, जैसे आप लोग को अपने तालीमी अदवार के अंदर अच्छे और बुरे टीचर्स मिले थे, अच्छे टीचर्स आपको आज भी याद आते होंगे और शायद आप लोग उनके लिए दुआ भी करते हो, मानते भी होंगे फला टीचर से हमें बहुत फायदा हुआ। ऐसे ही बुरे टीचर्स जो है उनके नुकसानात या उनके जो आपकी शख्सियत पर उसके मनफी असरात हुए, वो भी आप लोग को आज तक याद होंगे। अब करना क्या चाहिए? क्या हम मनफी टीचर बनने की कोशिश करें या मुस्बत? ऐसे टीचर जो बच्चों की जिंदगी में मुस्बत असर डाले, या वो टीचर जो बच्चों की जिंदगी में बच्चे उसको बुरे अल्फाज में याद करें? क्या करना चाहिए? तो अब जब यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का, अपने अंदर बेहतर बनाने का, तो उसको आप लोग अवेल क्यों नहीं कर रहे? ओवरऑल बहरहाल अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त ज्यादा है, तो आप लोग को बार बार इस माइक्रो टीचिंग सेशन का मौका मिलेगा और ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसको सही से अवेल करें। लास्ट टाइम आप लोग की शिकायत थी कि सर हमें हम सबको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन अब ये मौका वाला मसला तो खत्म हो गया। अब पूरी क्लास को इंशाल्लाह ताला एक दो हफ्ते के अंदर पूरी क्लास हमारी कवर हो जाएगी। अच्छा, अब हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक शुरू किया था, हमारा टॉपिक था, हमने सबसे पहले इस बात पे जोर दिया कि जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं, दाखिल होते हैं, तो हमें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको हम सब ने माना, जिसको हम सब ने एतराफ़ किया कि जॉब मार्केट के अंदर हमें अपने आप को मुनफरिद करना, अपने आप को दूसरों से मुमताज दिखाने बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का दौर वो हो चुका है जहाँ पर आप किसी एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और 1200-1500 रिज्यूम्स का जमा हो जाना तो एक मामूली सी बात है। आज के इस दौर के अंदर डिग्रियां सबसे ज्यादा बेवकूफ चीज हो चुकी हैं। लोग बहुत सारा, मतलब हर बंदे के पास एक डिग्री है। अब जो डिग्री आपके पास है, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, वही डिग्री, वही क्वालिफिकेशन दूसरों के पास भी है, तो वो क्या चीज है जो आपको मुमताज बना रही है? अब उसमें हमने देखा कि हमें एक चीज पढ़ाई जाती है, रेज्यूमे। ठीक है, और रेज्यूमे की बहरहाल अपनी इंपॉर्टेंस है कि एक पेज के ऊपर आपने अपनी शख्सियत का, अपनी पूरी जिंदगी का एक इजमाली जायजा पेश कर दिया कि जी ये मेरे कवायफ है, मैंने यहाँ से पढ़ा और मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैंने यहाँ यहाँ पे जॉब की हुई है। लेकिन हमने इस बात को, जल्दी से इस बात का हमें एहसास हुआ कि यार ये आज के दौर में काफी नहीं है। हमें जो हमारे स्किल्स हैं या जो हमारा काम है उसकी नौयत कुछ ऐसी है कि हमें कुछ एविडेंस शो करने की जरूरत है। कोई ऐसा एविडेंस जो इस बात को दिखाए कि जी वाकईतन आपने कुछ काम करके दिखाया है। हमने मिसाल दी फैशन डिजाइनिंग की। अगर हर बंदा ये कहे कि जी मैंने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, जी मेरी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है, हमें कैसे पता कि किसके फैशन डिजाइनिंग के स्किल्स दूसरे से बेहतर है? अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हर आदमी आके यही दावा करता है कि जी मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, मैं कलर्स बहुत अच्छे चुन लेता हूँ, मेरा डिजाइन बड़ा यूनिक होता है। लेकिन हमें पता कैसे चले? हमने ये बात को फील किया कि हमारा जो रेज्यूमे है, जो हमारा समरी है, जो हमारी सीवी है, वो हमारी शख्सियत के बारे में या हमारी सलाहियतों के बारे में सही से हमें जो हमारी शख्सियत का सही से सबूत नहीं दे पा रही। तो हमने फील किया कि हमारे पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके जरिए से हम सबूत दे सकें, बता सके, दिखा सके कि यार जो हम कह रहे हैं ना, जो हमारा दावा है, तो उस दावे का हमारे पास सबूत भी मौजूद है, एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। अब वो चीज हो गई आपका पोर्टफोलियो। आज से पहले जो है आप लोग की तालीमी जिंदगी के अंदर अक्सर और बेशतर आप लोग को पोर्टफोलियो नहीं बनाना पड़ा। हमने जब क्लास में इस बात को डिस्कस किया था तो अक्सर तलबा ने इस कॉलेज में आने के बाद, बीएड में एडमिशन लेने के बाद ही पहली दफा पोर्टफोलियो का वर्ड
सुना था, उससे पहले उनको पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता था। तो बात असल में कुछ यूं है कि जैसे कि हमने कहा कि वक्त के साथ साथ तकरीबन हर नौकरी के अंदर, हर जॉब के अंदर अब हमें पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ रही है। अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो उससे आगे चल के हम बात करें वेब डिजाइनिंग की। अगर आप वेब डिजाइनर की जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो मौजूद है। यहाँ तक कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यहाँ तक कि इंजीनियर भी अगर है, तो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो हो। पोर्टफोलियो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मसलन हम घर बनाने के लिए, घर की तामीर के लिए किसी ठेकेदार को बुलाते हैं। अब अमूमन जो ये ठेकेदार हजरात होते हैं, मैट्रिक पास, इंटर पास होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन इन तमाम सालों के अंदर उन्होंने कुछ काम कर करा के उनको अपनी इस मकान वगैरह बनाने की उनको ट्रेनिंग हासिल हो चुकी होती है। लेकिन आप उनको हायर करने से पहले पूछते हैं कि भाई आपने पहले भी कहीं मकान बनाए हैं, तो जरा हमें दिखाना, कौन कौन से मकान दिखाएं, राइट? तो लाइबा क्या ख्याल है आपका, किसकी बात चल रही है? लाइबा खड़े हो जाओ। तो हम जो है ठेकेदार से भी कहते हैं कि भाई जो तुमने काम किया है, उस काम का हमें कोई एविडेंस पेश करो, कुछ दिखाओ। वो बताता है जी मैंने फला जगह पे घर बनाया था, फला जगह घर बनाया था, आई मैं आपको विजिट कराता हूँ, फला लोगों से जाके आप मेरे बारे में बात कर सकते हैं। देखा जाए तो ये भी आपका एक पोर्टफोलियो है। वो सॉरी, आपका नहीं, उस ठेकेदार का वो पोर्टफोलियो है कि मैंने यहाँ यहाँ पे काम किया है, फला फला जगहों से, लोगों से जाके आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। सेल्समैन के लिए जाते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही होता है कि भाई कुछ एविडेंस तो पेश करो कि तुम कितने अच्छे सेल्समैन हो। और बहरहाल जो समझदार लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ प्रूफ रखते हैं, कुछ ना कुछ एविडेंस रखते हैं, जहाँ पे बता सके कि जी हम जो दावा कर रहे हैं अपनी सलाहियतों का, तो वो दावा हमारा दुरुस्त है। यही वाली बात हमें, जैसे हमने कहा कि हर फील्ड में जरूरत है, तो टीचिंग के फील्ड में तो खास तौर से जरूरत है। पहले भी ये बात हम कर चुके हैं कि आपके पास जितने भी टीचर्स आप लोग को अपने तालीमी सालों में मिले, तमाम के तमाम टीचर्स आपके पास जो थे वो बीएड किए हुए थे। लेकिन उसके बावजूद हमें अच्छे और बुरे टीचर के दरमियान वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आता है। बास टीचर्स ने बीएड किया, लेकिन उनकी पढ़ाने के अंदाज के अंदर हमें कहीं भी बीएड की झलक नहीं नजर आ रही। अब आप भी कहीं जाते हैं और आपसे आप भी कहते हैं जी मैंने बीएड किया हुआ है, मेरे जो है बहुत अच्छे नंबर आए थे, मेरी सीजीपीए जो है ना 3.5 से अबव है, फॉर एग्जाम्पल, या मैं जो हूँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। लेकिन बात यह है कि यार आप एक अच्छे टीचर है भी या नहीं है, आपके पास उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। इस वजह से एज ए टीचर आपसे भी पोर्टफोलियो की डिमांड की जाती है कि आपके पास भी एक पोर्टफोलियो हो। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि पोर्टफोलियो अगर हमने बनाना है, यानी हमने इस बात की अहमियत को समझ लिया, पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि टीचर के पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, जिन चीजों की रोशनी से हम लोग जो है मतलब यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसके पोर्टफोलियो के अंदर उसके डिजाइन होंगे। उसने कहीं पे ब्रोशर डिजाइन किया होगा, कहीं पे उसने लोगो डिजाइन किया होगा, कहीं पे उसने जो है कोई बैनर डिजाइन किया होगा। ये तमाम चीजें उसके पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो कहलाएगी, राइट? अब एक टीचर के पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? मेरा आप लोग से सवाल है कि टीचर के पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें होंगी। जवेरिया, आयशा बोर्ड पे और जल्दी से आयशा। ओके, जवेरिया ने कहा कि टीचर ने जो एक्टिविटीज डिजाइन की हैं वो उस पोर्टफोलियो में आएंगी, ठीक है, एक हो गया। और ओके, एक मिनट, बुशरा। ठीक है, जवेरिया ने हमें एक चीज बताई कि उसकी जो एक्टिविटीज क्लास में कराई थी वो आ जाएगा उसके अंदर। बुशरा बता रही है कि उन्होंने क्लास के लिए स्लाइड्स बनाई थी कैनवा के ऊपर, ठीक है, एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से स्लाइड्स बनाई जो ज्यादा इंटरेक्टिव थी, और उसके लिए उन्होंने कैनवा को यूज किया, तो ये उनके पोर्टफोलियो में आ गया। और मुनज़्ज़ा, किस चीज के बारे में? क्या करियर ग्रोथ? बच्चे का पोर्टफोलियो बन रहा है, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है? तो आपके पोर्टफोलियो में बच्चे की ग्रोथ क्या आएगी, आप बताएं। बात बिल्कुल वाज़ेह करो। देखा, आप लोगों ने जो जवाब उनका थोड़ा सा कैरियर ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं। आप लोग यही गलतियां अपने पेपर में करते हैं, अधूरे आंसर लिखते हैं, अधूरे जवाब लिखते हैं, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इस पे नंबर मिल जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कैरियर ग्रोथ दिखा सकते हैं तो अपनी पेचेक लगाएंगे आप, पहले मैंने 4,000 रुपए कमाए, फिर 8,000 रुपए कमाए, ये कैरियर ग्रोथ है? थोड़ा सा और सोचो और गौर करो। लाइबा,
ओके, लेसन प्लान उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, लेसन प्लान हो गए। और आप, आपका नाम? जी अलिशबा, कभी कभार आती हैं कॉलेज जी? मुझे आवाज साफ नहीं आ रही। ओके, अलिशबा कह रही है वर्किंग एक्सपीरियंस अगर मैंने किसी स्कूल में जॉब की हो, लेकिन वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो सीवी में आएगा या पोर्टफोलियो में आएगा? तो वर्किंग एक्सपीरियंस के अंदर क्या एविडेंस, मतलब क्या ऐसी क्या चीज है जो एविडेंस के तौर पे आप पेश कर रहे हैं? अगर वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाए, कैरियर ग्रोथ हो जाए, तो ये तमाम चीजें क्या सीवी में नहीं आती? वो आपकी पोर्टफोलियो में तो कुछ एविडेंस, कुछ विजिबल एविडेंस होना चाहिए ना, क्या हो सकता है? रमशा? अच्छा चलो इस तरह से करो, आपसे पूछा जा रहा है कि सर तलहा ने आप लोग को पढ़ाया, ठीक है, तो अब सर तलहा का जो पढ़ाने का अंदाज है या जो कुछ भी स्टाइल है, पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, उसके अंदर हम किन किन बातों को मेंशन कर सकते हैं? ओके, फबीहा? ओके लिखो, मक्खन? ओके, दूसरा समी? असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स में क्या? देखो, ओके अब चलो ठीक है, असाइनमेंट्स हो गए, और बताओ। शफक? आवाज नहीं आ रही। तो स्किल्स की क्या एविडेंस, क्या लगेगा पोर्टफोलियो में? स्किल्स का क्या लगेगा? राहत? घड़ी लगा देना, ठीक है, पोर्टफोलियो में घड़ी लगा देना। मोमल? क्या चीज? ओके, गूगल मीट का इस्तेमाल, ठीक है, गूगल मीट का इस्तेमाल। हया? ओके, डिस्कॉर्ड इस्तेमाल। और बताओ। कैनवा पे काम कराया था। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं। और बताओ। रबिया कासिम? तो क्या करेंगे, लिख देंगे वहां पे, लंबा सा पैराग्राफ लिखा होगा। ठीक है, ओ, ओके ठीक है, कैनवा आ गया, इसके अंदर कैनवा का आ गया। और अरीबा? कौन से टॉपिक्स? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? आपको क्या, मैंने कब पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? आपको क्या ख्वाब में नजर आया था? जी? अपने नोट्स जो है वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट देखो, देखो यहाँ पे मकसद हमारा ये है, तुम लोग थोड़ा सा इस बात को आइडेंटिफाई करना। जैसे यहाँ पे किसी ने कहा सर आप स्किल्स के बारे में बताते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप तो बहुत ही बुरा पढ़ाते हैं, और आपसे बस पता नहीं कब जान छूटेगी, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बात यह है कि आप किन किन बातों का एविडेंस पेश कर सकते हैं, देखो ये देख के आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, आप किसका स्कोर बोर्ड? स्कोर बोर्ड लेके, अब बात यह है कि इन तमाम बातों के अंदर आपने आइडेंटिफाई किया कि आप जिन स्किल्स की बात कर रहे हैं, क्या उन स्किल्स को आप लोग जो है पेपर पे शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। टाइम मैनेजमेंट को शो कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाते शो कर सकते हैं, नहीं। जो आपने प्रॉपर कॉन्क्रीट काम किया है, आप वेबसाइट का जिक्र कर सकते हैं, जी वेबसाइट है। फिर आप एक कदम आगे बढ़े, आपने कहा सिर्फ वेबसाइट नहीं है, उसके अंदर जो है ना वो इंटरेक्टिव भी है, फ्लैश कार्ड्स भी हैं, क्विज भी है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी आ गई है कि आप उसमें बैठ के अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ तक पढ़ा है, दोबारा पढ़ना है, क्या करना है, तमाम चीजें उसमें आ गई। आपने जो है कैनवा का जिक्र किया, आपने उसमें यूट्यूब का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि जी पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान व्हाट्सएप पे चल रहा है, हमने एक नई ऐप सीख ली डिस्कॉर्ड। हमने देखा कि जी क्लास के अंदर हमने गूगल मीट को इंस्टॉल करना सीखा, गूगल मीट को यूज करना सीखा। कहाँ पे ये होता था, मुझे बास लोगों ने कहा यार आप जूम पे क्लास करवा दें, गूगल मीट पे क्लास कर दें, बच्चों को आ जाए। और मैंने कहा कि हमारी तो हर रोजाना क्लास ही किस पे हो रही है, गूगल मीट पे हो रही है। और आप में से बास लोग ऐसे थे शुरू के दिनों में परेशान थे यार कैसे ज्वाइन करना है, और अब आपके लिए मीट करना, ज्वाइन करना कोई इतना बड़ा इशू रहा ही नहीं। तो अब ये वो चीजें हैं जिसको एज ए एविडेंस आप पेश कर सकते हैं। अब ये आपका काम है कि जब आप अपना जब आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल सर सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि इसमें हमसे जो जो काम करवाया गया उसमें से कौन सी बातों को एज ए एविडेंस हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो चाहे आपका लेसन प्लान हो, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज हो,
चाहे आपने कोई इनिशिएटिव लिया, जैसे कि उन्होंने कैनवा के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई थी, उन तमाम बातों को, वो तमाम की तमाम बातें आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। ओके, तो अब इसके बाद यानी आप लोग को बहरहाल अब इसमें देखो, पॉइंट इज दिस के एज ए आप लोग जो है अपनी जॉब के हवाले से सोचो, और इस बात को सोचो, आज का दौर जो है ना मार्केटिंग का दौर है। आज के दौर के अंदर, बल्कि हर जमाना मार्केटिंग का था अगर गौर किया जाए। आ, कोई भी शख्स अगर उसकी रिकॉग्निशन मिली है तो उसके पीछे उसकी एक मार्केटिंग है। माजी में ऐसा होता था कि मार्केटिंग को हम अलग से समझते नहीं थे। अब जो है बाकायदा मार्केटिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। आप गौर करो, हर मशहूर आदमी के पीछे, हर बंदे को लॉन्च करने से पहले उसके कुछ ना कुछ जो है ना उसका एक पूरा माहौल बनाया जाता है। उसकी सोशल मीडिया पे उसका जिक्र होने लगता है, अखबारात में उसका जिक्र होने लगता है। आज सुबह बैठ के मैं न्यूज चेक कर रहा था कि भाई क्या हुआ, ईरान वगैरह का जो अल्टीमेटम आया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसके अंदर कहीं भी हेडलाइन आई हुई थी, एक माजी के एक अदाकार है पाकिस्तानी के, उनकी बेटी का जिक्र था कि उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी का एक अहम किस्सा शेयर किया। अब बात क्या हुई कि उनकी बेटी को लॉन्च करने से पहले मीडिया पे उसके बारे में खबरें चलने लगी, वरना वो जो भी अदाकार है उनकी बेटी से हमारा क्या लेना देना, वो अदाकार भी एक माजी के अदाकार है। तो आज का दौर मार्केटिंग का दौर है। हम आपसे ये नहीं कहते कि यार आप जो है बैठ के बाकायदा अपनी मार्केटिंग करें, बाकायदा आपके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हो जिसमें अंजीला की तस्वीर लगी हुई हो, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाए, अंजीला से पढ़ाएं, ऐसा नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप इस तरह से सोचो कि यार आज के दौर में मैं जितना भी काम कर रहा हूं, मेरे पास उसको प्रेजेंट करने का कोई तरीका होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मैं अपनी कॉलेज में, मैं अपनी क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, ये काफी नहीं। अब आपको एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में टॉक इज चीप, बोलना आसान है, दावे करना आसान है, प्रूफ क्या आपके पास। आप किसी भी टीचर की क्लास पढ़ लो, उसमें सोचें मैं इसमें कौन कौन से काम को एज ए एविडेंस अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकता हूँ। और जो भी आप लोग पोर्टफोलियो यहाँ पे सबमिट कराए उसकी एक कॉपी अपने पास लाजमन रखें। बाज दफा टीचर्स आपका पोर्टफोलियो आपको वापस कर देते हैं, लेकिन बाज दफा नहीं हो पाता। ऐसा ना हो कि आपने कोई बहुत अच्छी सी चीज बना के शेयर की हो, सेव की हो, लेकिन वो टीचर के पास से खो जाए और फिर आपका इस तरह से लॉस हो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे हिसाब से टीचर के पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो, एक चीज जैसे आपने बताया कि आपके लेसन प्लान हो गए, ओके, आपका लेसन प्लान हो गया। इसके अलावा एक और चीज, टीचिंग रिफ्लेक्शंस। अब टीचिंग रिफ्लेक्शंस की वजह से आपके पास बाकायदा प्रूफ है कि जी पढ़ाने के बाद आपने जब बाकायदा रिफ्लेक्ट भी किया था कि मेरी क्लास कैसी रही। अगर आप गौर करें, रिफ्लेक्शंस के बारे में आपको टीचर से बताया होगा कि एज ए टीचर जो है आप लोग अपनी क्लास के अंदर पढ़ाने के बाद रिफ्लेक्ट करें, गौर करें हमने कैसा पढ़ाया, क्या किया, क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सके। लेकिन हम में से कितने लोग इस पर बाकायदा अमल कर रहे होते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं बस जो क्लास ली जाके जो है स्टाफ रूम में चले गए और फिर अगले दिन भी बिल्कुल उसी तरीके से क्लास ली, या ये कि हमने जो है अगला साल जब पढ़ाया तो हमने वही तमाम गलतियां दोबारा रिपीट की। क्या आपने कहीं पे रिफ्लेक्शंस लिखे हैं? अगर आप रिफ्लेक्शंस को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो आप प्रूफ दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, वाजे कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो क्लास से बाहर निकल के भूल जाता हूँ, मैं क्लास से बाहर निकल के बाकायदा सोचता हूँ कि मैंने उसमें किया क्या था। फिर इसी तरीके से आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, जैसे बुशरा ने हमें एग्जाम्पल दी कि उन्होंने कैनवा पर स्लाइड्स बनाई, राइट, उन्होंने किसी की इन्विटेशन का वेट नहीं किया कि मुझे कोई कहेगा कि बेटा तुमने कैनवा पे स्लाइड्स बनानी है। बुशरा ने कहा नहीं जी मैं खुद बना सकती हूँ, खुद बनाई और बच्चों को उन्होंने दी। अब उसको भी बुशरा ने अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा आपके जो पेडागोजी है, आपके पढ़ाने के तरीकेकार के जो जो चीजें शामिल होती हैं, आपने स्कोर बोर्ड बनाया हुआ है, कंप्यूटर पे नहीं बनाया, वेबसाइट पे नहीं बनाया, आपने स्कोर बोर्ड के लिए चार्ट बना दिया, वो चार्ट भी जो है आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा। कंप्यूटर पे बनाया हुआ है तो वो भी अच्छी बात है। दोनों सूरतों के अंदर आप बच्चों को क्विजेस दे रहे हैं, राइट, ये आपका पेडागोजी का तरीका है ना। क्लास के अंदर आप मसलन आपने क्लास में ये किया, मैं क्लास में आके वीक के शुरू में एक टेस्ट लूंगा, ओके, उसके बाद पूरे वीक में वो पढ़ाता रहूंगा टॉपिक, अब वीक के आखिर में दोबारा टेस्ट लूंगा। आपने एक प्री टेस्ट लिया और एक पोस्ट टेस्ट लिया और आपको उसके अंदर रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नजर आई। बच्चा जब शुरू में हमने टॉपिक शुरू किया था बच्चे को उस बारे में कुछ पता ही नहीं था, हफ्ते के आखिर में जब दोबारा टेस्ट लिया तो बच्चे की नॉलेज पहले से इंप्रूव हो गई। आपके पेडागोजी का ये प्रूफ हुआ नहीं हुआ कि जी पहले बच्चा जो था लेट्स से कि क्लास के अंदर ऑन एवरेज बच्चों के मार्क्स 50% आ रहे थे, मेरी पूरी क्लास हफ्ते भर चली गई, आखिर में जब मैंने क्विज लिया दोबारा तो अब बच्चों के मार्क्स जो है वो 80+ हो गए। तो मेरे पास अब प्रूफ आया नहीं आया, और साथ ही साथ मेरे पेडागोजी का मेथड भी यहाँ नजर आ रहा है कि जी मैं क्विज वगैरह के जरिए से प्री टेस्ट लेके पोस्ट टेस्ट लेके बच्चों को क्लास के अंदर इंगेज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को भी देखते हुए अपने टीचिंग मेथड को अकॉर्डिंगली मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ।
इसी तरीके से आप में से बाज लोगों ने कहा था कि हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर बच्चों से जो काम करवाया है उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर आपने स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल आपने क्लास में प्रोजेक्ट करवाया, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आपने जो है लेट्स से कोई 3D मॉडल डिजाइन किया। अब बात यह है कि ये जो मॉडल है ये भी आपका एविडेंस है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है कि आपने मिलकर ये काम करवाया। फॉर एग्जाम्पल उम्मे हानी क्या ख्याल है, क्यों जरूरी है ये? तो क्लास में हम बच्चों से काम करवा रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो का हिस्सा क्यों बनवा रहे हैं? अच्छा, हमें हानि कह रही है कि ताकि सबको पता चले बच्चे कितना एक्टिव है क्लास में, लेकिन पोर्टफोलियो आपका बन रहा है या बच्चों का बन रहा है? तो आपको उससे क्या फायदा? जैनब, जैनब ने कहा सबको पता चले कि मैंने अच्छा काम करवाया है। ओके। और इसमें एक बात यह भी है कि भाई हर किसी में स्किल नहीं होते काम करवाने के, हर किसी में स्किल नहीं होते कि वो काम करवा सके। हर बच्चा, हर टीचर के साथ बच्चे एडजस्ट नहीं होते। और अब आप जब अगर बच्चों के साथ ग्रुप बना के पूरा एक प्रोजेक्ट करवा सकते हैं तो ये भी आपका एविडेंस हुआ कि यार मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, बच्चे मेरे साथ काम करने में खुश होते हैं, और मैं जो हूँ बच्चों को इस तरह से किसी पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक मैनेज कर सकता हूँ। अलबत्ता जब आप उसको शेयर करें, इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके अंदर हमारा जो बच्चों का नाम है वो एनोनिमाइज हो। मसलन अगर हमने कोई इसकी शीट्स लगाई हुई है, अब उसके अंदर नजर आ जाए कि फॉर एग्जांपल अलिशबा के जो मार्क्स हैं वो कम आए हुए, तो इससे ये बेहतर मुनासिब नहीं है। हम अगर अलिशबा का नाम की जगह हम उसकी जगह कोई कोड वर्ड यूज कर लें, हम उसका सीट नंबर यूज कर लें, तो ज्यादा बेहतर है। और सीट नंबर को भी अगर हम रेंडमाइज कर दें और भी बेहतर है। हम नहीं चाहते कि कोई उस डेटा को देख के जज कर सके कि देख सके कि यार अलिशबा की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। यही वाली चीज आपके बच्चों के साथ है। मसलन मैं क्लास में आप लोग को फीडबैक दे रहा होता हूँ तो आप में से अक्सर लोगों का ये फरमाइश होती है कि सर क्लास में बात मत कीजिएगा, सबके सामने बात मत कीजिएगा, मुझे अलग से बता दीजिएगा। जब आप लोग अपने मतलब अपने इस स्टेज पे भी आके आप लोग शाय फील करते हैं, गलतियां सबके सामने जिक्र होते हुए घबरा रहे होते हैं, तो यही वाली चीज आपके बच्चे के साथ, आपके स्टूडेंट के साथ भी है। वो भी ये चाहता है कि मेरे जो कारनामे हैं चाहे सबके सामने उसका जिक्र ना किया जाए। घर में बच्चों को देखा होगा, किसी घर में भी जाते होंगे, अगर रिपोर्ट कार्ड मंगवाते हैं तो हर कोई रिपोर्ट कार्ड खुशी खुशी नहीं दिखाता। अलबत्ता अगर बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ जाए तो वालिदैन ही जिद करते हैं, जाओ दिखाओ दिखाओ। वरना जिनके नंबर कम आते हैं अमूमन वो बच्चे छुपा रहे होते हैं, शाय फील कर रहे होते हैं। अब इसी तरीके से अगर उनका डेटा इस तरह से सबको हम दुनिया भर को दिखाते रहे तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? बच्चे शायद कंफर्टेबल फील ना करें। तो ये उनका राइट है, और ये सेंस मुझमें और आपको होना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स का जो है नाम वगैरह यूज ना करें, उसको एनोनिमाइज कर दें। मेरे पास कामों के अंदर अगर आपको नजर आता है, जैसे हमने कैनवा के प्रोजेक्ट्स माजी में शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें हमने बच्चों से बाकायदा परमिशन ली है। आप चाहते हो, आप करना चाहते हो, और अक्सर बच्चों ने हमें परमिशन दी है। परमिशन लेने के बाद ही हमने उनका नाम उसके अंदर इस्तेमाल किया है। ओके। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ई पोर्टफोलियो क्या चीज है? जिस तरह से हमने ब्लॉग के बारे में कहा था कि आपकी डायरी, आपका जर्नल, उसका एक ऑनलाइन वर्जन, वेब पे वर्जन ब्लॉग कहला रहा है, कि ब्लॉग के ऊपर आपकी अपनी एक जगह बन गई जहां पे आप जो चाहे लिख सकें। जैसे अपनी डायरी के अंदर आप जो चाहे लिख सकते हैं, तो ऐसे ही अपने ब्लॉग पे भी आप जो चाहे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी ऑनलाइन बनाया जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां पे अपने तमाम कामों की तफसील आप वहां लिख सके, तमाम कामों का एविडेंस वहां पे आप प्रेजेंट कर सकें। अब मसलन, अब आपके ख्याल में उसके पोर्टफोलियो के अंदर आप क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? अभी बात हुई कि कैनवा पे कोई काम किया तो उसका प्रिंट लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंट करवाओगे तो क्या उसमें वो खूबसूरती आ पाती है? क्या पता बुशरा ने जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी वो इंटरेक्टिव थी, उसमें एनिमेशन आ रहे थे, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में एनिमेशन हो जाता, क्या उस एनिमेशन का तुम लोग प्रिंट निकाल सकते हो? लेकिन उसी स्लाइड को, उसी प्रेजेंटेशन को तुम लोग ऑनलाइन तो रख सकते हो। ऑनलाइन जब वो चलेगी तो तमाम चीजें देखने को मिलेगी नहीं मिलेंगी? एनिमेशन भी होगा, म्यूजिक अगर डाला है वो भी मिल जाएगा, वॉइस ओवर अगर किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बुशरा ने अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी कि आज जो है हम आपको बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, तो वो आवाज भी उसके अंदर आ रही है। ठीक है, तमाम चीजें आपके प्रिंटेड पोर्टफोलियो के अंदर आ सकती हैं। यस सर, आ सकती है। नहीं आ सकती। ई पोर्टफोलियो के अंदर आपको ये एडवांटेज मिल रहा है
कि आप मल्टीमीडिया उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी किस्म मल्टीमीडिया से क्या बनाते हैं, हमारी देखो जितना भी हमारे पास ये प्रिंट मीडिया, जो रिटर्न आपके पास है प्रिंट मीडिया हो गया आपका, ठीक है। अब तमाम मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज, आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो, आपका प्रिंट, तमाम की तमाम चीजें शामिल हो गई, तो ये क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया। अब ये अमूमन हमारे यहाँ लोग कहते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, फिर होता होता क्या हुआ कि प्रोजेक्टर का वर्ड उड़ा दिया, बस मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया यूज करते हैं, गलत कर रहे हैं। प्रोजेक्टर अलग चीज है, मल्टीमीडिया अलग चीज है। बहरहाल, लेकिन वो बस ये सारा कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, उनको नजर आया कि प्रोजेक्टर के अंदर जो है वो वीडियो भी दिखा सकते हैं, ऑडियो भी चल रही है, एनिमेशन भी चल रहा है, इमेजेस भी मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है, इसलिए वो उसको हमने कहा मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया वो फैसिलिटी है जो आप लोग के टेक्स्ट के अंदर, आपके प्रिंटेड ई पोर्टफोलियो के अंदर कहीं भी नहीं आ सकती। आपका जो पोर्टफोलियो पेपर पे बनेगा, हमेशा हमेशा उसके अंदर ये लिमिटेशन रहेगी। उसके मुकाबले में अगर आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन मेंटेन है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो है, ई पोर्टफोलियो है, तो उसके अंदर ये तमाम चीजें, आपको तमाम फैसिलिटीज खुद ब खुद हासिल हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें अगर कोई कहे कि सर जो मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल है वही मेरा पोर्टफोलियो है, तो क्या ये जवाब सही है, गलत है? क्यों गलत है फातिमा, क्यों गलत है? गलत है या सही है? और कुछ? अंजीला? ओके, अंजीला ने, फातिमा ने कहा कि प्रोफाइल में अपनी पर्सनल चीजें होती हैं और उसमें हर किस्म का मवाद होता है। पोर्टफोलियो के अंदर देखो, मकसद आपका क्या होता है कि आप पोर्टफोलियो के अंदर तमाम चीजों को, मतलब यूं करने के आप अपनी बेस्ट वर्जन शो कर रहे होते हैं। अगर आपसे कहा जाए जिंदगी का खुलासा, तो उसमें तो बहुत सारी बातें हैं। मैं बचपन में सर पे गिर गया था, सर पे चोट लगी थी, डॉक्टर के पास गए थे, ये तमाम चीजें भी तो आपकी जिंदगी का खुलासा है। लेकिन बात क्या है कि ये आपके रेज्यूमे का हिस्सा नहीं है। रेज्यूमे के अंदर, सीवी के अंदर आप चीजों को कट करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं कि सिर्फ मैं वो कंटेंट पेश करूं जो मुझसे, मेरी फील्ड से रेलिवेंट हो या मेरी जॉब से रेलिवेंट हो। कुछ यही चीज आपकी पोर्टफोलियो में होती है। सोशल मीडिया पे जो आपका प्रोफाइल है, भले आप उसमें कितना ही एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन वो जर्नल होता है। उसमें आपको जो चीज पसंद आई आपने लाइक कर दी, आपने जो भी चीज आपने पसंद आई आपने उसको शेयर कर दिया। उसमें मुमकिन है आपके सियासी ख्यालात भी हों, सियासी नजरियात भी हों, आपको कोई सियासतदान पसंद है, आपने उसकी कुछ क्लिप लगा दिया। बहुत सारा ऐसा कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, राइट। लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर आप क्या करते हैं कि कंटेंट को ट्रिम करके सिर्फ वही कंटेंट प्रेजेंट करते हैं जो आपके फील्ड से या आपके शोबे से रेलिवेंट हो और जिसको आप दिखाना चाहते हैं। ओके, मेहमान घर पे आते हैं तो क्या होता है, पूरे घर की सफाई होती नहीं होती? और बल्कि बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि सोफा सेट वगैरह हटा के वहां से भी झाड़ू लगवाया जाता है। ऐसा है या नहीं? भले आपका कमरा जितना ही गंदा क्यों ना हो, लेकिन ड्राइंग रूम जो होता है, मेहमान खाना जो होता है, उसको आप खास तौर से साफ रखने की कोशिश करते हैं। यही वाली चीज आपके पोर्टफोलियो में होती है कि पोर्टफोलियो वो बनेगा जिसके अंदर आपने ट्रिम करके सिर्फ उन चीजों का प्रेजेंट किया होता है कि यार जो चीजें आप समझते हैं कि मेरी शनाख्त के तौर पे, मेरे एविडेंस के तौर पे यूज हो सके। सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका पोर्टफोलियो नहीं है। अब इसी तरीके से एक और एक वेबसाइट है जिसका नाम है लिंक ट्री। लिंक ट्री आप लोगों ने यूज नहीं किया, पहला लिंक ट्री पे होता यह है, किसने यूज किया हुआ? लिंक्डइन अलग चीज है, लिंक्डइन अलग चीज है, मैं लिंक ट्री की बात कर रहा हूँ। लिंक ट्री के ऊपर बहरहाल ये होता है कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने लिंक ट्री पे अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है उसमें कुछ नहीं है। लेट्स से कि आप उसमें गए, आपने किसी मतलब आपने हया का अकाउंट ढूंढा, तो हया ने उसमें सारे लिंक्स डाले हुए होंगे, मेरा यूट्यूब चैनल, हया का यूट्यूब चैनल, हया का इंस्टाग्राम चैनल, हया का फेसबुक, हया की वेबसाइट और वगैरह वगैरह, और तमाम चीजें उसमें मौजूद है। तो बहरहाल ये भी एक सर्विस है जिसको यूज कर रहे हैं। अलबत्ता जाहिर सी बात है, ये चीज भी पोर्टफोलियो हरगिज नहीं है। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि पोर्टफोलियो के क्या फवाइद हैं और क्या नुकसान। देखो, एक आम आदमी को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और ये बात तुम लोग के शायद अल्लाह फ्यूचर में काम आएगी। एक आम आदमी जो होता है वो सिर्फ इस बारे में सोचता है कि इस चीज का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और यही वो काम है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लीडर वो शख्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ फायदा नुकसान नहीं देखता, फायदा नुकसान देखता है, लेकिन इसके साथ साथ वो मुमकिन फवाइद और मुमकिन नुकसान को भी देखता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या फायदा हो सकता है, आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या नुकसान
हो सकता है। वो सिर्फ इस बात पे भी, साथ ही साथ इस बात पे भी नजर रख रहा होता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि इसका ये फायदा, इसका ये नुकसान, चलो जी रट्टा लगा लो काम हो गया, नहीं, वो मुमकिन फवायद और मुमकिन नुकसान पे भी तवज्जो देता है। एज ए टीचर आपका जो रोल है वो लीडरशिप का रोल है। अब हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर जब आप क्लास में एंटर हो रहे हैं तो आप एज अ टीचर मतलब टीचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आके नॉलेज ट्रांसफर करके चले गए, आप क्लास के अंदर एज अ लीडर एंटर हो रहे हैं। और यही रोल एज अ पेरेंट भी आपका होता है। अगर आप वालिदैन हैं तो आपको वालिदैन की हैसियत से भी इस बात को याद रखना चाहिए कि आप एक लीडर हैं। और आप लोग को जो अक्सर अपने वालिदैन के अंदर और टीचर्स के अंदर खामियां नजर आएंगी, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उन टीचर्स ने, उन वालिदैन ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक टीचर, एक नॉलेज ट्रांसफर का जरिया, या वालिदैन ने ये समझा होता हमारा काम बस बच्चे पालना है, वो अपने आप को लीडर की हैसियत से नहीं देख रहे होते। लीडर की बहुत सारी खसूसियात हैं। अगर आप गौर करो 21st सेंचुरी स्किल के जितने भी हमने स्किल्स पढ़े थे, वो सारे के सारे लीडर की खसूसियात हैं। अगर गौर किया जाए, एक अच्छा लीडर वो होगा जो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके, जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो, जो क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आ सके, राइट, जो जिसकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी बेहतर होगी तभी तो दूसरों को गाइड कर पाएगा। मीडिया लिटरेसी बेहतर होगी, उसकी मीडिया लिटरेसी बेहतर होगी, वरना क्या होगा, वो दूसरों की उंगलियों पे नाचता रहेगा। तो इसी तरीके से एक लीडर की एक अच्छी खूबी ये भी होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुमकिन फवायद और मुमकिन नुकसान के ऊपर उसकी नजर हो। अब हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो के क्या फवायद है, क्या नुकसान है, क्या मुमकिन फवायद है और क्या उसके मुमकिन नुकसान है। जी, अब मैं इस पर कंफ्यूज होकर लेक्चर आगे लेके चलूँ, सर का वेट करूं। जी, कवर लेटर का मकसद ये होता है, जब अपने रेज्यूमे के साथ आप कवर लेटर दे रहे होते हैं तो तारुफ के उसमें मकसद ये होता है किस लिए सीवी आपने सबमिट कराई है, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बस ये होता है। मसलन अगर आप अभी भी कॉलेज वगैरह के अंदर हमें बाज़ दफ़ा बिल जमा कराना होता है, तो बिल के साथ, अब बिल में क्या होता है, तफसील लिखी हुई होती है, हमने फला जगह पे पेपर बनाया था, इतने बच्चों की कॉपियां चेक की थी, फोटो कॉपी कराई थी, इतना खर्चा हुआ, ये हमारी तफसील है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा बिल अप्रूव किया जाए। लेकिन साथ में कवरिंग लेटर भी लगता है कि जी हमने फला फला तारीख को हमने ये काम किए थे। तो उस कवरिंग को, लेटर को देख के उसको सबनी समझ में आ जाती है कि इस के पीछे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगी हुई हैं, जो बिल लगा हुआ है, उसका मकसद क्या है, किस लिए लगा हुआ है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए, सियाक व सबाक प्रोवाइड करने के लिए आप जो है कवरिंग लेटर लगाते हैं। कवरिंग लेटर का ताल्लुक आपकी किसी भी चीज से हो सकता है, बाज़ दफा पोर्टफोलियो के साथ भी आपको कवरिंग लेटर लगाना पड़ सकता है। लिखा हुआ हो कि जी मेरा नाम जो है फॉर एग्जाम्पल फाइजल लईक है और मैं XYZ जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे पोर्टफोलियो के साथ अटैच है। ठीक है, ओके, अब मेरे ख्याल से इस टॉपिक को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और सर के आने का टाइम हो गया है। ईट पोर्टफोलियो के फ़वाइद क्या है, नुकसान क्या है, इस पर इंशाल्लाह ताला हम लोग कल इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे। और वंस अगेन मैं आप लोग से ये उम्मीद रखता हूँ कि अब आप लोग खुद उसकी तैयारी कर आए। हमारे पास दिन काफ़ी कम रह गए हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर करना है। और उसको कवर करने का तरीका यही है कि जो आप लोग के पास एग्जिस्टिंग लेक्चर्स है उनको आप सुनकर आए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि लेक्चर की तमाम बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट जरूर करता हूँ कि आप लोगों ने जो है मतलब उसको कुछ ना कुछ सुन के समझ के आए हुए होंगे।